अभिषेक बैनर्जी जो लोगों को धमकियां दे रहे थे, उनके प्रति जनता का आक्रोश सड़कों पर दिखाई देता है। तो ममता बनर्जी के हिसाब से पश्चिम बंगाल में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं होती थी। यहाँ तक कि वो एनसीआरबी में भी झूठे आंकड़े भेजती थी। और मुझे लगता है कि मैंने अपने पूरे पत्रकारिता के करियर में ममता बनर्जी से झूठा नेता कोई नहीं देखा। और आपको पता है कि लक्ष्मी भंडार में 30 लाख से ज़्यादा तो फर्जी, अभी सरकार ने पता कर लिया है कि 30 लाख लोग फर्जी लक्ष्मी भंडार वो ले रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर से उठाकर ले जाते थे और पेड़ से लटका के मार देते थे। अभिषेक बनर्जी पे जो हमले की वो तो टीएमसी के लोगों ने बनाई थी। अमित शाह और प्रधानमंत्री की रैली में जाने वालों को पीटा जाता था जब अपने घर आते थे। उनकी बहू बेटियों के साथ छेड़खानी की जाती थी। देखिए, टीएमसी का तो भविष्य एकदम खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी थे कैलाश विजयवर्गीय, उनके ऊपर तो 100 से बार ज्यादा हमले हुए होंगे। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की बदलती हुई राजनीति की, क्योंकि वो टीएमसी जो कल तक चुनाव से पहले धमकियां दे रही थी अपने विरोधियों को कि देख लिया जाएगा, अभिषेक बैनर्जी जो धमकी दे रहे थे गृह मंत्री को कि चुनाव के बाद देखते हैं किसका बाप यहाँ रहेगा, इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे। चुनाव हारते ही टीएमसी की रंग भी बदल गई, रंगत भी बदल गई। जहांगीर खान जैसे जो उनके उम्मीदवार थे, जो पहले चुनाव से पहले अपने आप को फायर बोल रहे थे, वो अचानक से कायर बनकर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। अभिषेक बैनर्जी जो लोगों को धमकियां दे रहे थे, उनके प्रति जनता का आक्रोश सड़कों पर दिखाई देता है। कल्याण बनर्जी जिनकी भाषा सबने देखी थी, किस तरह की हिंसक भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे, जनता ने उन्हें भी सबक सिखाने की कोशिश की है। साथ ही साथ बात वहीं पे आ जाती है कि टीएमसी के हाल क्या हो रहे हैं। उनके खुद के विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं और टीएमसी खुद को विक्टिम बताने की कोशिश कर रही है। वो टीएमसी जो कल तक राजनीतिक हिंसा को जस्टिफाई करती थी, आज खुद को एक तरह से विक्टिम बता रही है। पश्चिम बंगाल में अभी क्या चल रहा है, टीएमसी के क्या हालात है, क्या टीएमसी टूट जाएगी, क्या उसका भी वही हाल होगा जो टीएमसी के जीतने के बाद लेफ्ट का हुआ था और लेफ्ट के जीतने के बाद कांग्रेस का हुआ था। तस्वीर क्या है बंगाल की और बंगाल की राजनीतिक हिंसा का इतिहास क्या रहा है, और आज जो वहां पर हो रहा है वो जनता का आक्रोश वो क्यों वहां पर इस तरह उमड़ रहा है, इस पर टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल पे बहुत काम किया है, कई पुस्तकें लिखी हैं, राजनीतिक हिंसा पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, तो इनसे बेहतर इस विषय पर चर्चा करने के लिए कोई नहीं हो सकता। राज बिहारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज बिहारी जी, जैसा कि हमने देखा, अभी टीएमसी ने अपने 2 विधायक संदीपन साहा और रिब्रत बनर्जी को निष्कासित कर दिया, और नया मामला, क्योंकि अभी सिग्नेचर वाला मामला है, फर्जी हस्ताक्षर का मामला आया है जो नेता प्रतिपक्ष के लिए गए थे, यहाँ पे हस्ताक्षर वाला मामला आ गया। इसके पहले जो उनके 80 विधायकों की जो नवनिर्वाचित विधायक थे उनको बुलाया गया था मीटिंग, में से 20 पहुंचे, वो उनको मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। जब अभिषेक बैनर्जी अपने टीएमसी कार्यकर्ता की मौत पर दुख जताने के लिए पहली बार जब पहुंचते हैं और वहाँ पर जब वो बाहर निकलते तो जनता का आक्रोश, यहाँ पर राजनीतिक हिंसा नहीं, वो जनता जो उनसे त्रस्त रही होगी वो उनके ऊपर किस तरह से अंडे फेंकती है। जो इस समय चल रहा है, टीएमसी अपने आप को जो विक्टिम बता रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 15 साल में जहाँ टीएमसी का राज था, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, तो ममता बनर्जी के हिसाब से पश्चिम बंगाल में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं होती थी। यहाँ तक कि वो एनसीआरबी में भी झूठे आंकड़े भेजती थी। मतलब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, और एनसीआरबी की रिपोर्ट में आता था कोई भी नहीं मारा गया। तो ये सबसे बड़ा झूठ होता था। और मुझे लगता है कि मैंने अपने पूरे पत्रकारिता के करियर में ममता बनर्जी से झूठा नेता कोई नहीं देखा। पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल बहुत शांतिप्रिय राज्य था, वहाँ कोई राजनीतिक हिंसा ही नहीं होती थी, बड़ा ईमानदारी से काम होता था। जैसी सत्ता बदली वहाँ राजनीतिक हिंसा होने लगी। और पिछले 15 साल में अगर आप देखेंगे तो 1500 से ज़्यादा टीएमसी के लोग मारे गए आपसी लड़ाई में, लेकिन कभी टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने और ना ही उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कभी इस बात की चर्चा की कि भाई हमारे लोग मारे जा रहे हैं। ये अलग बात है
कि जब वो चुनाव में प्रचार करने जाती थी तो वो कहती थी हमारे 8 लोग मारे गए हैं। जैसे 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा हमारे इतने लोग मारे गए हैं, 2018 के पंचायत चुनाव में उन्होंने कहा हमारे 16 लोग मारे गए हैं। इसी तरह से उन्होंने 2021 के भी विधानसभा चुनाव के बाद कहा था कि हमारे 8 लोग मारे गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड पे एक भी आदमी नहीं मारा गया उनके हिसाब से। तो वो तो एकदम झूठ बोलने में माहिर हैं। और अब जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में, देखिए बीजेपी सरकार में आई है, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई है। जहाँ पर भी हिंसा हुई है, जैसे मान ली कोई किसी नेता ने कटमनी ली थी, किसी ने रंगदारी ली थी, किसी ने आवाज़ दिलाने की ली थी, लोगों टीएमसी के नेताओं के घरों से जो अम्फन तूफान आया था जिसमें कम्बल और त्रिपाल बांटने थे, वो उनके घरों से बरामद हो रहे हैं। उनके घर से बड़े बड़ी मात्रा में राशन मिल रहा है। लोग अपनी कटमनी वापस लेने जा रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। 400 ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो गए हैं कटमनी के उसमें, रंगदारी वसूलने के आरोप में। एक चीज़ यहाँ पे राज बिहारी जी, बहुत हमारे जो देखने वाले जितनी ऑडियंस है उनको ये समझाइए कि ये जो टीएमसी अपने आप को राजनीतिक हिंसा का विक्टिम बताने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक हिंसा होती क्या है जो 2021 में जो हुई थी, और ये जो अभी जो लोगों के जनाक्रोश को राजनीतिक हिंसा का नाम देने की कोशिश की जा रही है, इसका अंतर ज़रा लोगों को बता दीजिए। देखिए, मैंने जब वाम मोर्चा का राज था 34 साल, तो उस समय से एक राजनीतिक हिंसा शुरू होती है, लेकिन हो तो गई थी कांग्रेस के समय से ही, लेकिन जो लंबी लगातार चली, तो मैंने उसमें भी एक पुस्तक लिखी थी, वोटों का खूनी लूटतंत्र, जो पंचायत चुनाव में किस तरह से हिंसा करके और सीपीएम जीतती रही है। वही नीति टीएमसी ने अपनाई। 2013 का पंचायत चुनाव हो, चाहे 2018 का हो, चाहे 2023 का हो। इसी तरह आप देखेंगे कि टीएमसी 15 साल सत्ता में रही, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 साल सत्ता में रही, तो उनके रहते हुए 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, 2016 का विधानसभा चुनाव, 2021 का विधानसभा चुनाव और 2026 का विधानसभा चुनाव। इस दौरान 2 बार नगर निगम और नगर पालिकाओं के भी चुनाव हुए। हर एक में हिंसा हुई। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए, क्योंकि 2016 तक निशाने पे सीपीएम के लोग थे, उसके बाद में बीजेपी के लोग निशाने पे आ गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर से उठाकर ले जाते थे और पेड़ से लटका के मार देते थे, और ये आरोप लगे और ये कह देते थे ये तो आत्महत्या है। इतना ही नहीं, एक विधायक जो टीएमसी से आए थे उनको भी लटका कर मार दिया गया था। इसके बाद में अगर आप 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो चुनाव मतलब 1 जनवरी से लेके और 3 मई तक 150 लोग मारे गए थे, जिसमें बीजेपी के भी थे, सीपीएम, कुछ लोग सीपीएम के भी थे और टीएमसी के लोग भी थे। लेकिन टीएमसी वाले आपसी लड़ाई में मारे गए थे, यानी उनको, यानी कि दूसरे 100 के लगभग बीजेपी के लोग मारे गए थे। फिर 2021 के बाद राजनीतिक हिंसा क्या होती है, 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी ने क्या कहा था, सुरक्षा बलों को जाने दो, फिर मैं बताऊंगी बंगाल में कौन रहता है। लोगों को घरों से निकाल के काटा गया और फिर उनको मारकर पेड़ से लटका दिया गया। ये होती है राजनीतिक हिंसा। और शायद यही वो जन आक्रोश है जो अब अभिषेक बैनर्जी जब पहुंचे हैं और लोगों का दिखाई दिया है। ये जो जन आक्रोश है, ये केवल एक राजनीतिक हिंसा को लेकर नहीं है। ये 15 साल में जो भ्रष्टाचार था कि आप कुछ भी कराने चाहिए, सिंडिकेट का राज था। आप अगर प्रधानमंत्री आवास लेना चाहते हैं तो कट मनी दीजिए, आप अगर विधवा पेंशन लेना चाहते हैं तो कट मनी दीजिए, आप लक्ष्मी भंडार लेना चाहते हैं तो आप कट मनी दीजिए। और आपको पता है कि लक्ष्मी भंडार में 30 लाख से ज़्यादा तो फर्जी, अभी सरकार ने पता कर लिया है कि 30 लाख लोग फर्जी लक्ष्मी भंडार वो ले रहे थे। विधवा पेंशन टीएमसी के नेता वो ले रहे थे। विधवा पेंशन आती है और टीएमसी के नेता खाते में चली जाती है। ये कैसे हो रहा था, ये सब सामने आ रहा है। और अब लोगों में नाराज़गी है, वो अपना पैसा मांगने जा रहे हैं। कुछ जगह दे भी रहे हैं डर के कारण, कई जगह तो लोगों ने पैसा देना वापस करना शुरू कर दिया है। और जो नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनको जेल भेजा गया है। तो ये जो अभिषेक बनर्जी पे हुआ या जो कल्याण बनर्जी पे हुआ, अभिषेक बनर्जी 15 साल में जब इतने लोग मारे गए तब राजनीतिक हिंसा नहीं हुई। सोनारपुर में चले गए कि एक हिंसा का शिकार बना है,
और वहाँ पर लोगों की नाराज़गी थी। हम्म। ये लोग कह रहे हैं बीजेपी, अभी तक ये साबित नहीं हुआ बीजेपी के लोग हैं, 11 लोग पकड़े गए हैं अभी तक। टीएमसी के लोग आरोप लगा रहे हैं, बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो अभिषेक बनर्जी पे जो हमले की वो है, वो तो टीएमसी के लोगों ने बनाई थी सहानुभूति बटोरने के लिए। नहीं, आपने जिस तरह बताया 1,500 टीएमसी के कार्यकर्ता या मारे गए हैं पिछले 15 सालों के अगर इतिहास में हम देखें ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान, तो क्या इससे पहले भी ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी अपने उन कार्यकर्ताओं के घर कभी जाते थे जिनकी मौत हुई है? 15 साल में, मैंने कहा ना 15 साल में उन्होंने कभी माना ही नहीं कि राजनीतिक हिंसा होती है। वो कहते हैं बंगाल में तो राजनीतिक हिंसा होती नहीं, कोई आदमी नहीं हिंसा में मारा गया। बीजेपी और सीपीएम झूठ फैलाते हैं, ये उनके बयान है, और ये एक बार नहीं कई बार बयान है। मत जय श्री राम का नारा बोलने पर जो मुख्यमंत्री खुद गाड़ी से उतर कर लोगों को मारने चली जाए, उनके पीछे दौड़ दे, जो मुख्यमंत्री 2021 के चुनाव में खुद जाकर बीजेपी के दफ्तर पर और टीएमसी का झंडा लगा दे, टीएमसी का रंग पोत दे, अब आप वहाँ कल्पना कर सकते हैं कि बाकी लोग नीचे क्या करते होंगे। इतना दहशत थी लोगों में, सिर्फ बीजेपी के लोगों में नहीं, आम जनता में इतनी दहशत थी कि उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इस बार हारे हैं, अगर देखा जाए तो अगर पहली राजनीतिक हिंसा का शिकार तो जीतने वाली पार्टी शुभेंदु अधिकारी के पीए की हुई है हत्या, तो देखिए अभी उस हत्या में जांच चल रही है, सामने आएगा और ये कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा कि टीएमसी का ही हाथ होगा उसमें, जिस तरह से मारा गया है उनको। क्योंकि उससे पहले भी कई ऐसे विधायक, 2-3 विधायकों की हत्या हुई है जिनमें कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन ये हत्या जिस तरह से हुई है, सुपारी देकर हत्या कराई गई है, इसमें अगर जिस दिन इसका भाड़ा फूटेगा कोई बड़े लोग पकड़े जाएंगे। दूसरी बात यह है कि खुद अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल है, ईडी जांच कर रही है और निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे क्योंकि उनकी पत्नी भी इस मामले में मिली, पत्नी पर भी आरोप लगे हैं। उनकी पत्नी को भी कोर्ट ने विदेश जाने पे रोक लगा दी थी। तो भ्रष्टाचार के मामले, भ्रष्टाचार हो इसलिए हिंसा होती थी। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ ना उठाए कि आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको टीएमसी के नेता से बजरी लेनी पड़ेगी, टीएमसी के नेता ही आपको मजदूर देगा, टीएमसी का ही नेता आपको रेत देगा, टीएमसी का ही नेता आपको ईंट देगा, और आपने नहीं लिया तो आप मकान नहीं बना सकते, आपको मकान को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये होता था। और बम से कौन उड़ाएगा? एक तरफ बम से कौन उड़ाएगा? उन्हीं के लोग उड़ाते थे, उड़ा दो बम से इसको। और ये चुनाव जीतने के लिए एक पूरी मशीनरी तैयार की थी। ये माकपा का भी एक तरह से मॉडल रहा कि चुनाव जीतना है, ताकत के बल पे चुनाव जीतना है। माकपा में सिर्फ ये था कि उनके जोनल जो हेड होते थे, जोनल सेक्रेटरी बोलते थे जिसको, उनका राज चलता था। लेकिन टीएमसी में उनका एक दादा होता था, टीएमसी में कई दादा होते थे। तो इस कारण वो 34 साल उनका राज चल भी गया। ये 15 साल में उखड़ गए। उखड़ तो ये 2021 में ही जाते, लेकिन 21 में जो जिस तरह से चुनाव हुआ था, उसमें मैंने एक पुस्तक लिखी थी, बिहार आतंक का चुनाव। उसमें मैंने बड़े सिलसिलेवार बताया कि किस तरह चुनाव जीतने के लिए बमबाजी की गई, पैसे का इस्तेमाल किया गया, हथियारों का इस्तेमाल किया गया, दारू का इस्तेमाल किया गया, और टीएमसी के जो कैडर था, जिसमें बांग्लादेशी बड़ी संख्या में थे, पुराने माओवादी थे, उनके बल पर कैसे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी से छीना गया। नहीं तो जो चुनाव बीजेपी 2026 में जीती है, 2021 में जीत जाती। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे 2021 के चुनाव हमने देखे थे, उम्मीद थी कि बीजेपी तब भी बोल रही थी, लेकिन जो आप बता रहे हैं, जो डर का माहौल वहाँ पे बनाया गया था, क्या वाकई में ऐसा होता था कि जो बीजेपी के वोटर हैं या जो उनको लगता है उनके विरोधी, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था? उसमें और इसमें इस बार के चुनावों में ऐसा क्या अंतर रहा कि ममता बनर्जी ने जो सोचा नहीं था वो हो गया? देखिए पहले क्या, देखिए टीएमसी वाले क्या करते थे, वो सीपीएम वाले भी करते थे। टीएमसी वाले का सिर्फ चुनाव से मतलब नहीं होता था, वो पूरा साल भर के काम करते थे कि कोई अपने घर पे बीजेपी का झंडा ना लगा लाए, कोई बीजेपी के पार्टी में ना जाए, कोई बीजेपी की रैली में ना जाए। मान लीजिए कोई बीजेपी की रैली में चला गया, अमित शाह और प्रधानमंत्री की रैली में जाने वालों को पीटा जाता था। जब अपने घर आते थे, उनकी बहू बेटियों के साथ छेड़खानी की जाती थी, उनके घर में बम फेंके जाते थे। अगर तुम बीजेपी करोगे तो बोलते थे मरोगे।
ये था। पूरे साल भर आतंक फैलाया जाता था, ये सब चुनाव के दौरान नहीं, पूरे साल भर आतंक फैलाया जाता था कि वो कोई बीजेपी का या उनके विरोधी का कोई नाम ना ले। पूरी एक रणनीति होती थी। अगर बाहर के लोग भी जाते थे, वो उनको पता चल जाए ये बीजेपी के लिए काम करना है, उसको भी जाके धमकाते थे कि तुम सुबह कल ये होटल छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा पता नहीं चलेगा तुम यहाँ आए थे कि नहीं आए थे। 2021 के चुनाव में मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता बाहर से काम करने गए थे, वो 4 बजे होटल में आ जाते थे। उनको ये निर्देश होते थे कि भाई 4 बजे के बाद बाहर मत रहना, नहीं तो आपकी जान खतरे में है। और इस बार जो बीजेपी ने काम किया है, वो बिना झंडा बैनर बिल लेके किया है, चुपचाप जाके काम किया है। पता ही नहीं चला किसको कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता क्या अंडर काम करंट रहा करने आया मामला। नहीं आया। खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर हिंसा, जैसे बीरभूम जिला है, पश्चिम बर्धमान जिला जहाँ बीजेपी पहले एक सीट नहीं जीती थी, वहाँ सारी सीट जीत गई। वहाँ उस तरह की ये जो हालत है वहाँ पर। इसी तरह से पूर्वी बर्धमान, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया, ऐसे ज़िले हैं जहाँ हिंसा बहुत ज़्यादा होती है। कूच बिहार, पुरुलिया, बांकुड़ा, ऐसे ज़िले हैं जहाँ हिंसा बहुत पैमाने पर होती थी। चुपचाप जाके लोगों ने काम किया, पता ही नहीं चला ये काम करने आए हैं या अपना व्यापार करने आए हैं। 6-6 महीने, एक साल से लोग काम कर रहे थे वहाँ। लेकिन ये तो बात उन्होंने कही, आपने बताया कि शांति से काम हो, लेकिन एक चीज़ और है, राजनीतिक हिंसा सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी को मारा, आप भाषा से भी हिंसा करते हैं। टीएमसी के नेता, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, कल्याण बनर्जी हो, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल चुनाव के दौरान वो प्रचार रैलियों में करते थे, जिस तरह की हिंसा की बात वहाँ करते थे, जो डराने का काम वो करते थे वहाँ पर, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो एक कल्चर है, जो सीधे सीधे धमकी देने वाला कल्चर है? मैंने जैसे पहले बताया कि जब मुख्यमंत्री और एक पार्टी के मुखिया ये कहे सुरक्षा बलों को जाने दो, उसके बाद हम देख लेंगे आपको कौन बचाता है, तो नीचे तो ये हमें का साल भर होता था। मतलब कोई अगर बीजेपी का कोई पार्टी करना चाहता है, कोई झंडा बैनर लगाना चाहता है, कोई रैली करना चाहता है, कोई मीटिंग नहीं होने देते थे। कोई अगर नेता ने ले लिया कि मीटिंग करनी है मेरे को, तो उसके जाके उसकी बीवी और बच्चों को धमकाने लगते थे कि तेरा आदमी जिंदा नहीं आएगा लौट के। पुलिस में शिकायत करने जाते, पुलिस सुनती नहीं थी। पुलिस तो पूरी तरह से टीएमसी की एक तरह से बंधुआ हुई थी। नीचे नहीं, बड़े अफसर भी, डीजीपी से लेकर एसपी तक, नीचे के लोग, थाना इंचार्ज, सब टीएमसी के ही उस पर चलते थे। टीएमसी के राज में थानेदार नहीं चलाता था, थाना टीएमसी के लोग चलाते थे। किसकी रिपोर्ट दर्ज होगी, किसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ये टीएमसी के लोग तय करते थे। मतलब वहाँ पर कानून का राज नहीं था, टीएमसी का राज था। वहाँ टीएमसी का तानाशाही कह सकते हैं, पूरी तरह से तानाशाही थी। एक बात बताइए, जैसे लेफ्ट गए, जब सीपीएम को हराकर ममता बनर्जी आई थी, टीएमसी आई थी, तो 15 साल के अंदर टीएमसी का आपने बताया कि इस तरह का राज हो गया कि वहाँ पे हर जगह पे उन्होंने अपना कब्जा किया, पुलिस के बाद भी, पुलिस के ऊपर भी उनका ही कंट्रोल था। लेकिन एक पार्टी होती है, उसके अपने सपोर्टर होते हैं, लॉयल सपोर्टर होते हैं, एक कैडर होता है। जब हम ये देखते हैं कि चुनाव हारने के बाद 80 में से 20 विधायक जो हैं आते हैं और 60 विधायक गायब हो जाते हैं, वो पार्टी में की मीटिंग में आना ही नहीं चाहते हैं, ये टीएमसी के राजनीतिक भविष्य को किस तरह से दिखाता है? देखिए, टीएमसी का तो भविष्य एकदम खतरे में है, क्योंकि 20 के लगभग ही मतलब 80 विधायक आज तक अब आए नहीं। एक बार मीटिंग में 10 लोग आए, एक बार मीटिंग में 20 लोग आए, और अभी जो मीटिंग हुई थी जिसमें 20 लोग आए थे, मीटिंग बाद में मीटिंग कैंसिल कर दी गई। विधायक दल की बैठक में भी नहीं आए, जहाँ पर विधायक दल का नेता चुनना था उसमें भी नहीं आए। इसी कारण तो ये सिग्नेचर वाला जो अभियान है कि दूसरे लोगों ने जो विधायक आए नहीं उनके साइन करके दे दिए। जो शपथ लेते वक्त सिग्नेचर किए गए हैं वो सिग्नेचर दूसरे थे, और जो इनके उसमें दिए गए पत्र में वो सिग्नेचर दूसरे हैं। सिग्नेचरों में अंतर है। शिकायत हो गई, उसकी जांच हुई है, और उसमें यह होगा कि उनकी सदस्यता भी जा सकती है, उनकी नहीं जाएगी। उन्होंने तो साइन किए नहीं, जिन्होंने किया है उनकी जानी चाहिए।
तो ये, लेकिन इसके लिए जांच होनी चाहिए, भाई आपने साइन किए थे नहीं किए थे, तो ये अब विधानसभा अध्यक्ष का काम है, वो उसको जांच करनी चाहिए। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है जी। कि 2011 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, केंद्र में रेल मंत्री थी, और उस समय पहली बार 6 चरणों में चुनाव हुए थे 11 में 2011 में, और पूरा केंद्रीय बल लगाए गए थे, सुरक्षा बल लगाए गए थे। जिन सुरक्षा बलों को ममता बनर्जी अपना दुश्मन मानती है, अब उन्हीं सुरक्षा बल के कारण वहाँ सत्ता पलटी, ऐसा मानते हैं। बिल्कुल, सुरक्षा बलों का काम था सुरक्षा दे देना। तब इसी तरह के आरोप सीपीएम ने लगाए थे कांग्रेस के ऊपर और ममता बनर्जी के ऊपर। अब इसी तरह के आरोप ये लगा रही है। सुरक्षा बल जाते हैं, अपना काम करते हैं, चले आते हैं। और उस समय जब चुनाव हुआ था, चुनाव से पहले अगर हम सिर्फ 1 जनवरी से लेकर और 20 मई तक की बात करेंगे तो बड़ी संख्या में लोग, 150 लोग मारे गए थे। और अगर हम चुनाव के बाद की बात करें, 3 महीने में 150 लोग मारे गए थे। 300 लोग तो इन्हीं 3-6 महीनों में मारे गए थे। और ये बात तो सीपीएम ने अपनी एक पुस्तक निकाली थी उन्होंने, डेमोक्रेसी अंडर सीज, उसमें पूरा आंकड़ा दिया है। उसमें 175 लोगों की उन्होंने नाम दिए कि इनकी हत्या हुई है। उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनके साथ महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। उनके 1000 से ज़्यादा दफ्तर इन्होंने छीन ले गए थे। अब वो दफ्तर वापस आ रहे हैं। बीजेपी की सत्ता में आने के बाद माकपा को, कांग्रेस को, सीटू को, एटक को उनके दफ्तर वापस मिल रहे हैं, जिन पर कब्जा कर लिया था जिन पर टीएमसी ने कब कब्जा कर लिया था। वो दफ्तर बीजेपी में आने के बाद बीजेपी ने कब्जा नहीं करा उनके ऊपर। बीजेपी की वजह से सीपीएम को और कांग्रेस को और जो अन्य संगठन है उनको उनके दफ्तर वापस मिलने हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक बात बताइए, जैसे कांग्रेस गई थी, सीपीएम आई थी, हिंसा का एक राजनीतिक हिंसा का इतिहास वहाँ रहा है। आपने बहुत पुस्तकें लिखी जिसमें आपने आंकड़ों के साथ सब कुछ बताया। टीएमसी आई तब भी वही रहा। अगर हम इस पूरे कार्यकाल को, इसकी पूरी राजनीतिक हिंसा के इतिहास को तुलनात्मक अगर अध्ययन करें, इस 1 महीने में, लगभग 1 महीना होने वाला है बीजेपी की सरकार वहाँ पर आए हुए, क्या जो माहौल इस 1 महीने में आप देख रहे हैं, जो आपने पिछले कई सालों का जो अध्ययन किया है, चुनाव जीतने के बाद जो माहौल बंगाल के अंदर होता है, अभी क्या अंतर आप देख रहे हैं? देखिए, अंतर यह है कि इसमें जो भी हिंसा हुई है उसमें बीजेपी का कोई भी अभी ऐसा इंसिडेंट सामने नहीं आया। खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कह दिया हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और की भी नहीं है। अब जैसे अभिषेक बनर्जी के मामले में 11 लोग पकड़े गए ना, कौन है वो ये नहीं पता, लेकिन पकड़े तो गए ना। लेकिन देश के बड़ी पार्टी के नेता पर हमला होता, कोई नहीं पकड़ा जाता। और ममता बनर्जी कहती है कि ये तो जनता की नाराजगी थी। ये आप पिछले चुनाव का बता रहे हैं, जेपी नड्डा जी पे, अमित शाह के उस पे हमला हुआ था। 2019 में भी हुआ था, ये 2021 में भी हुआ था, और शुभेंदु अधिकारी पे तो कई बार हमले हुए हैं। अभी इसी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी थे कैलाश विजयवर्गीय, उनके ऊपर तो 100 से बार ज्यादा हमले हुए होंगे। उनको तो घेर लेते थे, और उनके पास तो उस पर सिक्योरिटी नहीं होती थी। सिक्योरिटी भी बहुत बाद में मिली है उनको। वो तो अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से निकल के आते थे। अभी जो हो रहा है, अगर आप देख रहे हैं, तो लोग जो पंचायत के प्रधान हैं, जो भूतपूर्व एमएलए हैं, पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कटमनी ली है, रंगदारी खाई है, जो भ्रष्टाचार में उनके ऊपर लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। वो जनता उनको पकड़ रही है। जनता कह रही है हमारा पैसा वापस दो। और जो मुकदमे दर्ज हुए उनके ऊपर, वो 2021 की हिंसा के मुकदमे, मतलब 5 साल बाद पुलिस टीएमसी के लोगों को पकड़ने जा रही है। नए मामले नहीं है ये पुराने मामले हैं हिंसा के, जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज थी, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। न्याय की, अब ये कह सकते हैं कि अब न्याय मिलना शुरू हो रहा है। अभी तक 400 लोग पकड़े गए हैं। बड़ी संख्या में लोग गायब हैं, टीएमसी के लोग भाग गए हैं, और बड़ी संख्या में, मैं जिसमें बताया, कांग्रेस को और सीपीएम को उसके दफ्तर वापस मिल रहे हैं। कुछ टीएमसी के ही लोगों ने, क्योंकि वहाँ होता है जिसका राज है उसके दफ्तर बन जाते हैं सड़क पर, कई लोगों ने टीएमसी के दफ्तर को रातों रात बीजेपी दफ्तर में बदल दिया। बीजेपी ने उनको वापस कर दिया, नहीं हमारा दफ्तर नहीं है।
यानी जो बीजेपी का दावा रहा है कि हम इस यहाँ की राजनीति बदलने आए हैं, जो जनता की अपेक्षा वहाँ की रही थी वो बीजेपी वहाँ करते हुए दिखाई दे रही। राजनीतिक हिंसा की बात होती तो शायद बीजेपी के लोग वैसे ही टीएमसी के लोगों को मार रहे होते जैसे टीएमसी के लोगों ने पिछले बार मारा था। देखिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, अभी जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस में शिकायत हुई, पुलिस ने कार्रवाई की है। तो इसका मतलब है कि ये कोई राज्य प्रायोजित हिंसा नहीं है, बीजेपी प्रायोजित हिंसा नहीं है। ये वहाँ आम जनता की नाराजगी है, उनका जनाक्रोश है जो कई सालों से भरा हुआ था, गुस्सा डर के मारे निकल नहीं पा रहा था। कई सालों से भरा हुआ था। अब जिस परिवार से आपने कटमनी ली है, जिस परिवार की महिला के साथ आपने बदतमीजी की है, जिस परिवार को आपने रेप की धमकी दी है, वो तो अब मौका मिलेगा तो गुस्सा करने आएंगे ही ना। लोगों को झूठे मुकदमे में जिनको फंसाया गया था वो भी अपनी नाराजगी लेकर सामने आ रहे हैं बड़ी संख्या में। और ये पूरे राज्य में हो रहा है। ये सिलीगुड़ी से लेकर आप कलकत्ता तक हो रहा है, हर छोटे छोटे शहरों में हो रहा है, हर छोटे छोटे गाँव में भी ये बात हो रही है। पंचायत प्रधान गांव छोड़ के भाग गए, उनको डर है। और जो रह गए हैं उनके घर से अगर राहत सामग्री मिल रही हो अब तक, उन्होंने जनता को नहीं बांटी राहत सामग्री, कंबल और तिरपाल तक नहीं बांटे, तो आप पैसा तो लगा सकती हैं कहाँ गया होगा। राशन सरकारी राशन मिल रहा है लोगों के, टीएमसी के नेताओं के घर से। तो आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार किस वहाँ पर हालत में था। यानी ये अगर हम थोड़ा सा अगर इतिहास में चलते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी इस पर रिसर्च की, ये राजनीतिक हिंसा का इतिहास पश्चिम बंगाल में शुरू कहाँ से होता है और ये साल दर साल इतना घृणास्पद और इतना ज़्यादा भयावह कैसे होता जाता है कि आम जनता भी अपने वोट के दम पर उसको बदल नहीं पाती, और ये ऐसा अब उन्हें उम्मीद है कि अब चीज़ें बदलेंगी। देखिए, अगर हम पुराने इतिहास देख, मतलब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि बंगाल की देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका रही है। बंगाल के लोग बड़ी संख्या में क्रांतिकारी रहे। तो वहाँ एक उनके एक उसमें है, ये चरित्र में भी है लड़ाई करना। और अगर हम देखें थे कि पहले 1959 का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। उस समय पहला खाद्य आंदोलन हुआ था कि खाद्य की कमी हो गई थी, महंगाई बहुत हो गई थी, तो शहरों में आंदोलन हुए थे, मजदूर आंदोलन हुए थे। वो आंदोलन गांवों तक नहीं पहुँचे थे। तो उस समय बड़ी हिंसा हुई, पुलिस की गोली से 80 लोग करीब मारे गए। फिर 1965 में फिर अकाल पड़ा, चीज़ों का अकाल पड़ गया। चावल और वो मतलब कि कहते हैं कि 5 रुपए किलो चावल मिलने लगा था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था एक समय का खाना मत खाइए। और वो जो उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि आप केला खाओ, गेहूँ खाओ, चावल नहीं खाओ। मिट्टी का तेल नहीं मिलता था, केरोसिन ऑयल जिसे हम लालटेन जलाते थे, स्टोव जलाते थे, वो नहीं मिलता था। लेकिन वो आंदोलन गांवों तक फैल गया। एक पुलिस की गोली चली, गांव में एक स्टूडेंट मारा गया, उसके बाद गांव में आंदोलन फैल गया और धीरे धीरे नक्सलवाद शुरू हो गया वहाँ पे। और ये 66 से लेके 71 तक दौर ऐसा, 3 बार सरकारें गिरी इसमें। कांग्रेस से तोड़ के लोगों ने सरकार बनाई, फिर वो सरकार गिर गई, नहीं चली। लेकिन तब तक लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे थे। एक घटना होती है 1971 में या 70 में, मार्च 70 में, कि सीपीएम का एक नेता बर्धमान जिले में एक सैनबाड़ी गांव में 2 सैन भाइयों की हत्या करके और उसके खून से चले सने चावल उसकी मां को खिलाता है। ये पहला राजनीतिक हिंसा थी वहाँ। उसके बाद में जब 1972 में जब सरकार बनी सिद्धार्थ शंकर राय की, तो सिद्धार्थ शंकर राय ब्रिटेन से कानून पढ़ के लौटे थे। उन्होंने कानून का राज नहीं किया, उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। 1972 से लेकर 1975 तक कम्युनिस्टों का सफाया किया गया, नक्सलवादियों को सफाया किया गया, और जो कांग्रेस के नेताओं के घर थे वो अत्याचार के अड्डे बन गए थे। नक्सलियों को और सीपीएम के लोगों को पकड़ के लाया जाता था, उनको वहाँ पीटा जाता था, मारा जाता था उनको। और 1972 की तो कई घटनाएं ऐसी हैं कि चुनाव हुआ था तो चुनाव में बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा हुई थी। लेकिन 1977 में सरकार बदली, लेकिन चरित्र नहीं बदला। सीपीएम के शासन के बाद में उस समय सीपीआई साथ नहीं थी। सीपीआई 1982 में वाम मोर्चे में शामिल हुई। वाम मोर्चे ने 1978 में पहला पंचायत चुनाव कराया, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की।
उन्होंने 2 लाख कैडर अपना पंचायत व्यवस्था में नौकरी पे लगा दिया, शिक्षा में लगाए, पुलिस में लगाए। उससे पहले पुलिस में 1972 में सिद्धार्थ शंकर राय ने कांग्रेसियों की भर्ती की थी। यानी पूरा जो सिस्टम था, अगर पंचायत चुनाव में, पंचायतों में अगर 2 लाख लोग सीपीएम के कैडर फिट हो गया, पुलिस में लग गए, शिक्षा में लग गए, तो बचा क्या फिर? अपने सारी संस्थाओं में अपना कैडर पूरा उन्होंने लगा दिया। इसलिए उन्होंने 34 साल राज किया। और हिंसा होनी शुरू, उस वक्त भी हिंसा शुरू हो गई थी। कोई ऐसा चुनाव नहीं था जिसमें हिंसा ना हुई हो। 1984 में राहुल, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, तो कांग्रेस की सीटें बढ़ गई थी, मतलब लोकसभा में, हत्या के कारण, इंदिरा गांधी हत्या के कारण, लेकिन बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। राजीव गांधी को खुद जाना पड़ा था बंगाल, और वहाँ के कांग्रेसी ये डिमांड कर रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और एक बार नहीं, ये कई बार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। और 1991 में जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बनते हैं, तब तो कम्युनिस्टों ने एकदम गदर फैला दिया था। ममता बनर्जी ने उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसकी बड़ी भूमिका रही, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक आदिवासी कन्या के साथ जो बलात्कार हुआ उसके खिलाफ आंदोलन किया, उनका सिर फोड़ दिया गया। बाद में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की सीपीएम के प्रति जो एक दोस्ती थी और जो टूट नहीं रही थी, वो उसके विरोध में जाकर उन्होंने नई पार्टी बनाई। और उसी में आप देखेंगे तो 1992 में जब ढांचा गिरता है अयोध्या में, तो बीजेपी की पंचायत चुनाव हुआ था 1993 में। जो बीजेपी 1% वोट नहीं ले पाती थी, वो 6-7% वोट पहुंच गया था उसका। लेकिन उसको 1998 में जब टीएमसी के साथ गठबंधन किया, तो टीएमसी को वहाँ विस्तार का मौका मिला। टीएमसी कहती है ना कि हमने बीजेपी के कारण टीएमसी बढ़ी। उस वक्त दौर था, बीजेपी बढ़ सकती थी। देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ममता बनर्जी ने अटल सरकार को अपने हिसाब से वो चलाया, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन फिर वो बीजेपी गठबंधन तोड़कर फिर कांग्रेस में चली गई। और वो घटना आपको याद होगी जब उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लोकसभा में पेपर फाड़े थे। लेकिन 2006 आते आते वो गठबंधन तोड़ देती हैं और मुसलमानों की सबसे बड़ी पैरोकार बन जाती हैं, घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। उनकी पहली सभा जो होती है वो मुस्लिमों के समर्थन में होती है। फिर उन्होंने एक और सबसे बड़ी बात है इसमें, उन्होंने माओवादियों का सहारा लिया। माओवाद के बंगाल में दो रहे, एक 1966 से शुरू हुआ और वो 1990 तक खत्म हो गया। उसके बाद में 2001 से शुरू होता है। दक्षिण भारत के नक्सली बंगाल में आते हैं, ममता बनर्जी को उनका सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट ही नहीं मिलता है, ममता बनर्जी के वो आंदोलन की कमान संभाल लेते हैं। सिंगूर और नंदीग्राम ये पूरे माओवादियों के बल पर वो लड़े गए थे। 2011 का चुनाव पूरा जंगल महल इलाका माओवादियों के दम पर ममता बनर्जी ने चुनाव जीता था। मैं मतलब आपको एक जानकारी देता हूँ, मैं 2009 से और 2011 तक 400 से ज़्यादा सीपीएम के लोग माओवादियों ने मार डाले थे। एक बड़ा उनका वो रहता था कि बड़ी संख्या में वो किसी नेता के घर पहुंचते थे, सीपीएम घर, उसके परिवार को पीटते थे, फिर उस नेता को पकड़ के लाते थे, उसको गोली मारते थे, उसके हाथ पैर काट के पेड़ से लटका देते थे। या वो स्कूल में अगर टीचर है तो स्कूल को घेर लेते थे, स्कूल में उसको गोली मारते थे, हाथ पैर काट के स्कूल के गेट पे लटका के चले जाते थे। ऐसे 400 घटनाएं हैं ऐसी। और जब ममता बनर्जी आई हैं और जिस आदिवासी महिला की आवाज़ बनकर वो उठी थी, 2012 में एक ऐसी ही महिला के बलात्कार का मामला जब आता है तो उसको स्वीकार करने से मना कर देती है, जिनकी वजह से वो दिव्यानी बनर्जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पार्क, मुझे महिला का नाम याद नहीं आ रहा है, पार्क स्ट्रीट में महिला के साथ बलात्कार होता है। लोग उसको गाड़ी में उठा के ले आते हैं, उसका बलात्कार करते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं। ममता बनर्जी कहती है कि ये फैब्रिकेटेड था, ये विपक्ष की चाल है और ये कोई बलात्कार नहीं हुआ है। लेकिन एक देवयानी जो आईपीएस थी उस वक्त, जॉइंट कमिश्नर, जिनको अब बहुत महत्वपूर्ण पद दिया गया है, वो उसने जांच की, अपराधियों को पकड़ा। उसके बाद अभी उसको हमेशा ऐसी पोस्ट पर रखा, कोई महत्व नहीं दिया उसको। ऐसे एक नहीं, कई अफसर हैं। और उसके बाद आरजीकर का मामला हुआ और फिर पश्चिम बंगाल की जनता ने, एक आरजीकर नहीं हुआ है, हाँ, कई हुए हैं। कई मामले तो चर्चा में ही नहीं आते थे। रिपोर्ट ही नहीं हुए ना। कामधुनी का भी मामला हुआ था, बहुत बड़ा चर्चा में आया था।
बलात्कार के इतने मामले हुए हैं वहाँ पर, वो दर्ज ही नहीं होते थे। ये सारी तस्वीर और आपको बताती है। बताऊँ आपको जी। कि वहाँ अगर किसी की हत्या हो जाए, पॉलिटिकल भी, तो उसको परिवार का मामला बता देते हैं कि परिवार के लोगों ने मार डाला है। मतलब टीएमसी वाले मार के जाएंगे और बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया जाता था कि तुमने अपने पिता की हत्या कर दी है या तुमने अपने भाई की हत्या कर दी है। ज़मीन का झगड़ा दिखा दिया जाता था, पति पत्नी का झगड़ा दिखा दिया जाता था कि पत्नी ने पति की हत्या कर दी। तो वो इस रजिस्टर तरह केस भी हुआ, रजिस्टर नहीं होता था कोई। मतलब वहाँ पर पॉलिटिकल कोई किलिंग दिखाई नहीं जाती थी, पॉलिटिकल वायलेंस ही नहीं दिखाई जाता था। और एक बार आपको मीडिया का भी वहाँ चरित्र ऐसा था, पता ही नहीं चलता था। एक युवक की हत्या, एक युवक की लाश पेड़ से लटकी मिली है, बताया जाता है कि वो बीजेपी के लिए काम करता था, सिर्फ यही लिखा जाता था। ये तो बाद में जब ये बीजेपी के लोग काम करना शुरू किया सोशल मीडिया पे, जब उनके बारे में तब पता चलता था, तब मीडिया में भी आने लगा था। मतलब ममता का इतना खौफ था कि वहाँ की मीडिया भी सच्चाई सामने नहीं ला पा रही थी। बिल्कुल सही बात है, और शायद यही वजह है कि जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है और अब ममता बनर्जी अपने आप को विक्टिम दिखा रही है, लेकिन जनता का जो सड़कों पर आक्रोश दिखाई दे रहा है वो ये बताता है कि वो इस सत्ता से त्रस्त थे। अब अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से हैं, और अभी तक तो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और जिस दावे के साथ आई है कि पश्चिम बंगाल के इस राजनीतिक चरित्र को, जो कि काफ़ी हिंसात्मक रहा है, उसको बदलेगी। अगर ये अपेक्षाओं पर खड़े उतरते हैं तो जैसा कि आपसे चर्चा हुई है, लगता नहीं है कि आने वाले समय में टीएमसी के जो अभी ये पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही है, शायद वही हाल हो जो लेफ्ट का हुआ है, सीपीएम का। देखिए, टीएमसी का तो टूटना तय है। लेफ्ट दोबारा उठ नहीं पाया, कांग्रेस का आधार नहीं बचा, कांग्रेस खुद अपनी नीतियों के कारण नहीं उठ पाई। क्योंकि कांग्रेस, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस में ना राजीव गांधी के समय, ना इंदिरा गांधी के समय, ना नरसिंह राव के समय, ना मनमोहन सिंह के समय उन्होंने राजनीतिक हिंसा को सीरियसली लिया ही नहीं। ममता बनर्जी हल्ला मचाती थी, लेकिन मनमोहन नहीं सुनते थे, सोनिया गांधी नहीं सुनती थी। और अब जब टीएमसी सत्ता से बाहर है, क्योंकि टीएमसी के ज़्यादातर नेता सब भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। बीजेपी ने सही कहा है, हम किसी दागी को नहीं लेंगे, हम अपने किसी बागी को नहीं लेंगे। आपको ध्यान है 2021 में बड़ी संख्या में टीएमसी के लोग आए थे, लेकिन चुनाव हारे, दोबारा वापस चले गए। उन्होंने दोबारा कोशिश की थी, उनको नहीं लिया, लेकिन इससे सबक लिया बीजेपी ने। अब बीजेपी के भी नेतृत्व को ये सोचना होगा कि जो भ्रष्टाचार के आरोपों में है, जनता जिनसे नाराज है, उनसे कैसे दूरी बना के रखेगी। हालांकि 3 महीने का उनका 3 महीने में ले किसी को नहीं लेंगे, लेकिन इतना तय है, बीजेपी ले या ना ले, पार्टी वहाँ टूटेगी। हो सकता है टीएमसी की हालत भी शिवसेना जैसी हो जाए, दो फाड़ हो जाए। टीएमसी से उसका जो है पत्ता फूल जो है वो चुनाव चिन्ह छिन जाए, नाम भी छिन सकता है। हो सकता है ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस बन जाए, तृणमूल कांग्रेस अलग हो जाए। और मुझे लगता है ये होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ विधायकों में नहीं, सांसदों में भी बड़ी नाराजगी है। जिस तरह से ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी सांसदों को ट्रीट करते रहे, उनके साथ व्यवहार करते रहे, खासतौर पर अभिषेक बनर्जी, तो वो भी, उनमें भी बड़ी नाराजगी है, क्योंकि वो उनको अपना नौकर जैसा समझने लगते थे। इसलिए तो शुभेंदु अधिकारी छोड़ के गए थे, इसलिए तो मुकुल राय छोड़ के गए थे, और नेता छोड़ के गए थे पार्टी। कुछ लोग चले आए वापस। नहीं, सही बात है, लेकिन अब चुनौती बीजेपी के सामने यही है कि इस जो राजनीति वहाँ पर बदलने की बात की है, उसको उसी तरह से बदलें और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरें। रही बात टीएमसी की, तो जनता सब जानती है, और शायद यही वजह है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है। राज बिहारी जी, आप आए, आपने ये चर्चा की हमसे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।